रे ऑप्टिक्स में लेंस रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स है, डेरिवेशन तो मैंने स्टडी किए, बट देयर आर सम एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स related to lens topic, and these concepts are specially important for entrance point of view. का मतलब ये JEE और नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। इस कंसेप्ट का नाम है कटिंग ऑफ अ लेंस। का मतलब कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस को हमने दो पार्ट में कट करना है। तो लेंस को कट करने से उसके फोकल लेंथ एंड पावर पे क्या इफेक्ट होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ एंड फोकल पावर ड्यू टू कटिंग ऑफ अ लेंस? लेंस को कट करने के दो मेथड होंगे। देखो, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस लेंस को अगर मुझे दो पार्ट में कट करना है, टू इक्वल पार्ट्स, तो lens can be cut into two equal parts by two different methods. एक होगा लेंस को कट करो along the optic axis. ये जो एक्सिस होगा इसको बोलेंगे लेंस का ऑप्टिक एक्सिस। एंड दूसरा मेथड होगा कट द लेंस दिस वे, एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेंस में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है ऑप्टिक एक्सिस, दूसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। लेट एफ बी द फोकल लेंथ एंड लेट पी बी द पावर ऑफ अ लेंस। का मतलब ये जो ओरिजिनल लेंस है उसका फोकल लेंथ एफ है, उसका पावर पी है, और फिर इस लेंस को मैंने अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस ऐसे कट किया इनटू टू पार्ट्स। तो कट करने के बाद ये जो लेंस होगा ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस को अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस दो इक्वल पार्ट में कट किया, तो इसके दो पार्ट यहां मैंने ड्रॉ किए। बट यहां पे जो दो पार्ट फॉर्म होंगे, ये दोनों पार्ट बिहेव करेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखो, ये बन गया प्लेन सरफेस, ये बन गया कॉन्वेक्स सरफेस, तो ईच पार्ट विल बिहेव लाइक अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 2f। का मतलब फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, हर एक पार्ट का फोकल लेंथ डबल ऑफ द ओरिजिनल। तो अगर ओरिजिनल का फोकल लेंथ f है तो हर एक पार्ट का फोकल लेंथ 2f होगा। एंड पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। व्हाट इज पावर का फॉर्मूला? p इक्वल्स टू 1/f। तो पावर होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो अगर फोकल लेंथ डबल हो रहा है तो पावर हाफ होगा। तो अगर ओरिजिनल लेंस का पावर p है तो इन दो पार्ट का पावर होगा p/2। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ कटिंग द लेंस अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। नाउ वी कम टू सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ f है, उसका फोकल पावर p है। बट अभी हम लोग लेंस को ऐसे कट कर रहे हैं। मतलब now the lens is cut along the principal axis into two equal parts. तो अपर पार्ट यहां मैंने ड्रॉ किया, ये होगा अपर पार्ट कट करने के बाद, और ये होगा उसका लोअर पार्ट। तो लेंस जो है वो दो पार्ट में कट कर दिया। बट इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो दो पार्ट फॉर्म होंगे उनका फोकल लेंथ f ही रहेगा, नो चेंज इन फोकल लेंथ। एंड अगर फोकल लेंथ f ही रहेगा तो पावर भी सेम ही रहेगा। So when a lens is cut along the principal axis, then there is no change in focal length and there is no change in power. का मतलब focal length and power of each part will be same as original lens. तो जो focal length और जो power original lens का होगा, वही focal length, वही power इन दो part का भी होगा। तो each part will have focal length f and power p. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ कटिंग ऑफ लेंस। लेंस को कट करने के दो मेथड मैंने बोले थे, एक होगा अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस एंड दूसरा होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस कट करने के बाद हमको दो पार्ट मिलेंगे, दोनों पार्ट का फोकल लेंथ 2f हो जाएगा, का मतलब डबल हो जाएगा, एंड पावर हाफ हो जाएगा, p/2। एंड अगर लेंस को हमने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया तो हमको दो पार्ट मिलेंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, बट दोनों पार्ट का फोकल लेंथ एंड पावर भी सेम एज ओरिजिनल लेंस।
तो दिस वॉज कंसेप्ट ऑफ कटिंग ऑफ लेंस. Another concept of lens which is important for entrance examination. कंसेप्ट का नाम है सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस. सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस का मतलब लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो. लेंस में भी आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, उसके एक सरफेस को हम लोग सिल्वर करेंगे सो दैट वन साइड ऑफ द लेंस बिहेव एज अ मिरर. ओके, एक साइड उसका सिल्वर करेंगे का मतलब वन साइड बिकम्स रिफ्लेक्टिंग, अदर साइड बिकम्स रिफ्रैक्टिंग. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ सिल्वर्ड लेंस? का मतलब लेंस जिसका एक साइड को हमने सिल्वर कर दिया. तो कंसेप्ट ये है कि व्हेन अ लेंस इज सिल्वर्ड इट बिहेव्स लाइक अ स्फेरिकल मिरर. जब भी आप किसी लेंस का एक सरफेस को सिल्वर करेंगे वो मिरर की तरह बिहेव करेगा. लेंस आफ्टर सिल्वरिंग बिहेव्स लाइक अ स्फेरिकल मिरर. बट लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक्जेक्टली अपोजिट होगा. कैसे? तो कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, अगर इसके एक सरफेस को सिल्वर किया तो इट बिहेव एज अ कॉन्केव मिरर, एंड कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. तो कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर सिल्वरिंग बिहेव एज अ कॉन्केव मिरर, एंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. सिमिलरली कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो उसको अगर हम लोग सिल्वर करेंगे, इसके अगर हमने एक साइड को सिल्वर कर दिया तो इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. तो किसी भी लेंस को एक साइड सिल्वर करने के बाद इट बिहेव लाइक अ मिरर, बट कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर सिल्वरिंग कॉन्केव मिरर बिहेव करता है, कॉन्केव लेंस आफ्टर सिल्वरिंग कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है. ओके, अभी इन मिरर के फोकल लेंथ के फॉर्मूले, इन फॉर्मूला का प्रॉपर डेरिवेशन मैंने पीडीएफ नोट्स में दिया है. तो जिन बच्चों को इन फॉर्मूला का डेरिवेशन देखना है तो प्लीज रिफर माय पीडीएफ नोट्स, बिकॉज पीडीएफ नोट्स में मैंने इन फॉर्मूला को डिटेल में डिराइव किया है. बट अभी मैं उन फॉर्मूला को सिर्फ स्टेट कर रहा हूं. ओके, इफ यू वांट द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूले यू कैन रिफर टू माय पीडीएफ नोट्स. 3 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे. केस 1 is double convex lens whose one surface is silvered. ये केस 1 होगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसका एक सरफेस को हमने सिल्वर करना है. फिर केस 2 होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विथ प्लेन सरफेस सिल्वर्ड, और केस 3 होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस whose कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड. ओके, तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के 3 केसेस डिस्कस करेंगे, और वही 3 केसेस कॉन्केव लेंस के लिए भी होंगे. एंड जो फॉर्मूले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिस्कस करेंगे वही फॉर्मूले कॉन्केव लेंस के लिए भी होंगे, सेम फॉर्मूले. तो कॉन्केव लेंस के लिए अलग फॉर्मूले नहीं है, इसके लिए मैं उसको अलग से डिस्कस नहीं करूंगा. जो फॉर्मूले कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने स्टेट किए हैं वही फॉर्मूले कॉन्केव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, सेम फॉर्मूले होंगे. तो केस 1 होगा डबल कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड. तो ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसका एक सरफेस को हमने सिल्वर किया है. तो ये शेडेड पोर्शन जो होगा ये ओपेक साइड होगा, और उसका अंदर वाला साइड जो है उसको हमने सिल्वर कर दिया. तो नाउ दिस लेंस बिहेव लाइक अ कॉन्केव मिरर. तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्केव मिरर का फॉर्मूला होगा माइनस r upon 2 into bracket 2 mu minus 1. Here r is radius of curvature of two sides. दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होंगे, और mu होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल. नेगेटिव साइन क्यों है? बिकॉज ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. कॉन्केव मिरर है ना ये, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा. तो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर सिल्वरिंग.
का मतलब ये तो कॉनकेव मिरर बन गया, ये उसका फोकल लेंथ होगा r अपॉन 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1। यहां पे r होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केस 2 होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विथ प्लेन सरफेस सिल्वर्ड। तो ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्वेक्स है। इसके प्लेन साइड को मैंने सिल्वर कर दिया, का मतलब यहां पे सिल्वर कोटिंग है और ये ओपेक साइड हो गया, तो ये भी कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। इसके फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। यहां पे ब्रैकेट में 2 म्यू माइनस 1 है, यहां पे म्यू माइनस 1 है। फॉर्मूला देखो ऑलमोस्ट सेम है, तो फॉर्मूला आर इजी टू रिमेंबर और आपको फॉर्मूला ही याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो फोकल लेंथ होगा माइनस r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। नेगेटिव साइन क्यों है? बिकॉज ये कॉनकेव मिरर है। और केस ये होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विथ कॉन्वेक्स साइड सिल्वर। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, अभी उसका कॉन्वेक्स साइड सिल्वर कर दिया। यहां पे हमने प्लेन साइड सिल्वर किया था, यहां पे कॉन्वेक्स साइड को सिल्वर करेंगे। तो यहां पे फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ r अपॉन 2 म्यू। तो ऑल द थ्री फॉर्मूले आर वेरी इजी टू रिमेंबर। यहां पे r अपॉन 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1, यहां पे ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 और यहां पे 2 म्यू, r अपॉन 2 म्यू। एंड नेगेटिव साइन इंप्लाइज इट्स अ कॉनकेव मिरर। सेम फॉर्मूले आर एप्लीकेबल फॉर कॉनकेव लेंस आल्सो, बट कॉनकेव लेंस को सिल्वर करने के बाद तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा और कॉन्वेक्स मिरर का एफ पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला कॉनकेव लेंस के लिए एक्सप्रेस करोगे तो सिर्फ माइनस का प्लस होगा, बिकॉज वो बनेगा कॉन्वेक्स मिरर तो उसका फोकल पॉजिटिव होगा, बट फॉर्मूले विल रिमेन द सेम। फॉर्मूले वही होंगे कॉनकेव लेंस के लिए भी, सिर्फ यहाँ पे माइनस का प्लस होगा। सो आपको वो फॉर्मूले अलग से याद नहीं करने हैं। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के सिल्वर के फॉर्मूले सेम होते हैं, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस में वो पॉजिटिव होता है। तो इन फॉर्मूले को याद रखो, प्रॉब्लम्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए उसका हमको नीड होगा। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी कंसेप्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही हमको स्टडी करना है। कंसेप्ट का नाम है अपोजिट बिहेवियर ऑफ लेंस। बच्चों हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। बट इवन कॉन्वेक्स लेंस कैन बी डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस के भी रेस को डाइवर्ज कर सकता है एंड कॉनकेव लेंस कैन बी कन्वर्जिंग इन नेचर। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये अपोजिट बिहेवियर कैसे पॉसिबल होगा, यही हमको अंडरस्टैंड करना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड अपोजिट बिहेवियर ऑफ अ लेंस विद हेल्प ऑफ फॉर्मूले एंड विद हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले म्यू एल और म्यू एम को डिफाइन करते हैं। तो लेट म्यू एल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम या लेंस मटीरियल एंड यूजुअली लेंस तो बनता है ग्लास का, तो यहां पे एल का मतलब लेंस, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल। म्यू एम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, का मतलब लेंस के बाहर जो मीडियम है, लेंस के आउटसाइड में जो मीडियम है, लेंस के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम होगा। और ये होगा नॉर्मल केस, दिस इज नॉर्मल केस, दिस इज नॉर्मल बिहेवियर। तो पहले केस में म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एम, का मतलब नॉर्मली हम लोग लेंस को रखते हैं एयर में। नॉर्मली लेंस इज केप्ट इन एयर मीडियम एंड लेंस का मटेरियल होता है ग्लास और बाहर होता है एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। का मतलब नॉर्मली लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। In that case, convex lens behave as converging lens
and concave lens behave as diverging lens. इसका मतलब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब ये कॉन्वेक्स लेंस में से पास होंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट वन पॉइंट, एंड कॉन्केव लेंस पे अगर पैरेलल रेज फॉल करेंगे तो दे विल डाइवर्ज एंड दे विल अपीयर टू मीट एट वन पॉइंट. तो मतलब ये होगा कन्वर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये होगा डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्केव लेंस. बट ये बिहेवियर कब ऑब्जर्व होगा? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मीडियम. एंड बिहेवियर होता है अपोजिट व्हेन द कंडीशन इज रिवर्स. तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, if the refractive index of lens is less than refractive index of outside medium, so in that case parallel rays of light falling on the convex lens will diverge out. का मतलब यहां पे diverging behavior होगा, convex lens का diverging behavior होगा, का मतलब ये rays को diverge करेगा. And parallel rays of light incident on a concave lens after refraction they will meet at one point. तो ये होगा कन्वर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्केव लेंस, ये होगा डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो ये तो बिहेवियर अपोजिट हो गया. तो कॉन्वेक्स लेंस बिकम डाइवर्जिंग लेंस व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मीडियम. Similarly, concave lens behave as converging lens when the refractive index of lens is less than refractive index of outside medium. थर्ड केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मीडियम. का मतलब दोनों मीडियम सेम होंगे, आउटसाइड मीडियम एंड लेंस का मीडियम दोनों सेम है, म्यू एल इक्वल्स टू म्यू एम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड आउटसाइड मीडियम इज सेम, सो बोथ आर सेम मीडियम. इन दैट केस देयर इज नो कन्वर्जन और नो डाइवर्जन. तो पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस pass through undeviated. Similarly, parallel rays passing through concave lens will pass through undeviated. का मतलब ये तो एक ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेंगे. Both the lenses will behave like a glass plate without any convergence या without any divergence. तो ये हो गया opposite behavior of a lens. तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये अपोजिट बिहेवियर हो गया. एंड दिस इज नो बिहेवियर एज अ लेंस. यहां पे तो लेंस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इट जस्ट बिहेव लाइक अ पैरेलल प्लेट. तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ अपोजिट बिहेवियर ऑफ अ लेंस. ओके, वी आर डन विद द लेंस सेक्शन. तो मतलब अब तक हमारे 3 सेक्शन हो गए. सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हो गए. टोटल 5 सेक्शंस है इस चैप्टर में, रे ऑप्टिक्स में. सेक्शन ए में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी किया. सेक्शन बी में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी किया. और सेक्शन सी में हमने लेंस स्टडी किया. तो सेक्शन सी जो लेंस पार्ट था दैट इज ओवर नाउ. Now we begin with section D, fourth section of ray optics. और section D होगा prism, study of prism. तो section D में हमको पूरा prism का स्टडी करना है. और उसके बाद एक और सेक्शन बाकी होगा, that is optical instruments. सबसे पहले prism होता क्या है? What is prism? देखो ये मैंने प्रिज्म का डायग्राम ड्रॉ किया. दिस इज डायग्राम ऑफ प्रिज्म. प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. यूजुअली प्रिज्म बनता है ग्लास का, ट्रांसपेरेंट. तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विच इज बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. हाउ मेनी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस? 3. प्रिज्म हैज गॉट 3 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. So prism is a transparent medium bounded by refracting surfaces such that incident surface का मतलब जहां पे लाइट इंसिडेंट होगा, जहां से लाइट प्रिज्म में एंटर करेगा. एंड इमर्जेंट सरफेस का मतलब जहां से लाइट इमर्ज करेगा, लाइट विल कम आउट ऑफ द प्रिज्म.
तो इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस प्लेन होंगे and they are non-parallel to each other. So you can take any two adjacent surface as refracting surfaces. There are three refracting surfaces. An angle between any two refracting surface is called refracting angle of the prism, जिसका सिंबल A होता है. तो अगर मैंने इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कंसीडर किया तो इनके बीच का एंगल A. अगर मैंने इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कंसीडर किया इनके बीच का एंगल A. इफ आई कंसीडर दीस टू सरफेसेस इनके बीच का एंगल A होगा. तो प्रिज्म हैज गॉट थ्री रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का मतलब थ्री रिफ्रैक्टिंग एंगल्स. And out of three, we consider only two refracting surfaces whenever we consider diffraction of light. And जब हम लोग प्रिज्म का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, we draw a triangular cross section of prism. ये तो प्रिज्म का एक्चुअल डायग्राम है, पर जब हम लोग प्रिज्म का रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, दैट टाइम वी ड्रॉ ओनली क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म. एंड प्रिज्म का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एक ट्रायंगल होगा. तो इन डायग्राम, इन रे डायग्राम, प्रिज्म इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म इज ट्रायंगल. तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म कि प्रिज्म होता क्या है. ना स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म्स जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, एक होता है इक्विलैटरल प्रिज्म. इक्विलैटरल प्रिज्म इज दैट प्रिज्म whose all the refracting angles are equal. का मतलब each angle is 60 degree as it happens in an equilateral triangle. तो जिस क्वेश्चन में हमको दिया इक्विलैटरल प्रिज्म, हमको क्या समझ आ गया कि उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री होना चाहिए. रिफ्रैक्टिंग एंगल का सिंबल A, it is an angle between any two refracting surfaces and prism has three refracting surfaces. Next one is right angled isosceles prism. Right angle isosceles prism में एक एंगल 90 डिग्री होगा and the other two angles are 45 degree and 45 degree. तो 45 डिग्री 90 डिग्री का जो प्रिज्म होगा उसको बोलेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म. एंड इन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री. तो ये कोई स्पेशल टाइप के प्रिज्म्स होंगे. दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिज्म. नाउ वी स्टार्ट विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म and we derive one special formula which is called prism formula. प्रिज्म सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको लर्न करना है. एंड प्रिज्म में रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये भी हमको स्टडी करना है. एंड देयर विल बी अ मेनी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दैट विल कम इन दिस सेक्शन. और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे उसको मेमोराइज करो, बिकॉज ये फॉर्मूले हमको न्यूमेरिकल में और एमसीक्यूज में यूज करने हैं. ओके, और डेरिवेशन लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे. तो जैसे पार्ट खत्म हो जाएगा आपको उसको नोट डाउन करना है और फिर वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करो और फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको डिराइव करना है विच इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला. बट प्रिज्म फॉर्मूला के पहले भी हमको कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव करना है. लास्ट जो होगा डेरिवेशन का जो एंड होगा वो प्रिज्म फॉर्मूला से होगा. बट देयर विल बी अदर फॉर्मूले विच विल कम बिफोर द प्रिज्म फॉर्मूले. ठीक है, तो एक प्रिज्म का मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल ABC. तो ट्राइंगल ABC इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म और उसके थ्री रिफ्रैक्टिंग साइड्स देखो या थ्री रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस देखो. द थ्री रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इन द डायग्राम आर सरफेस AB, सरफेस BC एंड सरफेस AC. सरफेस AB, सरफेस BC एंड सरफेस AC. एंगल बिटवीन दीज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस AB और AC के बीच का जो एंगल होगा इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसका सिंबल A है. तो व्हाट इज कैपिटल A? इट इज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म.
एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्रिज्म के बाहर है एयर मीडियम। तो प्रिज्म ग्लास का बना है, प्रिज्म के बाहर एयर मीडियम है। कंसीडर वन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से पास हुआ है। तो PQ, रे PQ को बोलेंगे इंसिडेंट रे। नाउ दिस इंसिडेंट रे विल फर्स्ट फॉल ऑन द सरफेस AB। ये पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB पे फॉलो करेगा और वहां पे PQ का रिफ्रैक्शन होगा। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB, PQ becomes the incident ray and QR, this ray QR becomes a refracted ray। फिर यहां मैंने सरफेस AB को नॉर्मल ड्रॉ किया। इस नॉर्मल को कॉल करेंगे MQD, नॉर्मल MQD। इट इज अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन सरफेस AB। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने R1 कॉल किया। तो फॉर द रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB, I is the angle of incidence and R1 is the angle of refraction। Now ये जो रे QR है यह भी सरफेस AC पे फॉल कर रहा है। तो सरफेस AC पे दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो प्रिज्म में जब भी लाइट पास होता है उसका रिफ्रैक्शन दो बार होगा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन सरफेस AB पे होगा, सेकेंड रिफ्रैक्शन सरफेस AC पे होगा। तो नाउ वी कंसीडर रिफ्रैक्शन एट सरफेस AC। नाउ AC के रिफ्रैक्शन के लिए QR विल एक्ट एज इंसिडेंट रे and this ray RS will act as refracted ray। So for the refraction on the surface AC, QR becomes incident ray and RS becomes a refracted ray। बट ये जो रे RS है ये प्रिज्म से बाहर आ रहा है तो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो फॉर सरफेस AC, RS will act as refracted ray, but for the complete prism, RS will act as emergent ray। Try to understand। अगर सिर्फ सरफेस AC की बात करेंगे इसके लिए RS क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। बट अगर पूरे प्रिज्म की बात करेंगे तो ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है। इमर्ज का मतलब टू कम आउट। एंड अगर ये इमर्जेंट रे है तो मैंने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो NRD is normal drawn to the surface AC। तो इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैंने E कॉल किया है और इस E को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। व्हाट इज E? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल। और यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हुआ है सरफेस AC पे, इस एंगल को कॉल करेंगे R2। तो फॉर द रिफ्रैक्शन एट सरफेस AC, R2 becomes angle of incidence and E becomes angle of refraction। Try to understand। सरफेस AC का जो रिफ्रैक्शन होगा इसके लिए ये इंसिडेंट रे होगा QR और RS बिकम रिफ्रैक्टेड रे। का मतलब ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड सरफेस AC के लिए लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, जबकि सरफेस AB का जो रिफ्रैक्शन हुआ था उसमें लाइट ने ट्रैवल किया एयर टू ग्लास। फिर इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे यहां पे फॉर्म हो रहा है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल होगा डेल्टा। तो यहां पे डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। तो प्रिज्म फॉर्मूला का जो डेरिवेशन होगा उसमें कैलकुलेशन सिर्फ एंगल से होगा। ऑल द फॉर्मूले आर रिलेटेड टू एंगल ओनली, उसमें और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एंगल होंगे। जैसे यहां पे देखो I है,
एंगल I है, एंगल A, एंगल R1, एंगल R2, एंगल E एंड एंगल डेल्टा, ये सब के सब एंगल है. I is angle of incidence, A is angle of emergence, A is refracting angle of the prism, R1 is angle of refraction at first surface, R2 is angle of incidence at the second surface, and delta is angle of deviation. तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. ये तो सिर्फ डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो गया. नाउ वी स्टार्ट विद द डेरिवेशन पार्ट. सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी देखेंगे. सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी को देखेंगे. तो सरफेस ए बी का जो रिफ्रैक्शन है, सरफेस ए बी का जो रिफ्रैक्शन है, इसके लिए I होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और R1 होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अभी अप्लाई करो स्नेल्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. पर यहां पे म्यू को लिखा जाएगा म्यू जी ए. व्हाट इज म्यू जी ए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. जी का मतलब ग्लास, ए का मतलब एयर. तो म्यू जी ए का फॉर्मूला साइन आई बाय साइन R1 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ. तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है, बट यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, इसके लिए साइन आई अपॉन साइन R1. इसको कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन 1 इज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सरफेस ए बी. अभी जो सेकेंड फॉर्मूला होगा, इट इज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सरफेस ए सी. सरफेस AC पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके लिए QR विल एक्ट एज इंसिडेंट रे एंड RS विल एक्ट एज रिफ्रैक्टेड रे. इसका मतलब एंगल R2 बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल E बिकम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो यहां पे देखो R2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, एंड E बिकम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकॉज ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है. तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Then we apply Snell's law for surface AC. According to Snell's law, mu होता है sin I by sin R. तो sin I, but I है यहाँ पे R2, sin R, R यहाँ पे E है. यहाँ पे mu होगा mu AG, का मतलब refractive index of air with respect to glass, because light is coming from glass to air. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 जो है इट इज फॉर सरफेस ए बी और इक्वेशन 2 जो है इट इज फॉर सरफेस ए सी. बट म्यू जी ए जो है, म्यू जी ए का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ म्यू ए जी, है ना. ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. तो म्यू जी ए इज 1 अपॉन म्यू ए जी. फिर ये जो म्यू ए जी है उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो. तो म्यू जी ए का फॉर्मूला बनेगा साइन ई बाय साइन R2. तो हमारे पास देखो अभी म्यू जी ए के 2 फॉर्मूले आ गए. म्यू जी ए का फर्स्ट फॉर्मूला साइन आई बाय साइन R1 एंड म्यू जी ए का सेकेंड फॉर्मूला होगा साइन ई बाय साइन R2. तो देयरफॉर वी कैन से म्यू जी ए इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन ई बाय साइन R2. ये जो पहला फॉर्मूला है ये सरफेस ए बी के लिए होगा और ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये सरफेस AC के लिए होगा. तो फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R1, साइन I बाय साइन R1. एंड फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस म्यू जी ए इज साइन E बाय साइन R2. उल्टा हो जाएगा बिकॉज यहां पर हमने रेसिप्रोकल है, देखो है ना, यहां पे हमने रेसिप्रोकल है, इसके लिए रेशियो उल्टा हो गया. तो ये होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले फॉर द फर्स्ट सरफेस एंड फॉर द सेकंड सरफेस. लेट अस कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो बच्चों वीडियो को यहां पे पॉज करो, डायग्राम आपके नोटबुक में ड्रॉ करो अच्छे से, बिग साइज डायग्राम, और उसके बाद इन स्टेप्स को नोट डाउन करो. और ये स्टेप्स नोट डाउन होने के बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे. Let's continue the derivations. हम लोगों ने म्यू का फॉर्मूला स्टडी किया, साइन I बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन E बाय साइन R2. ठीक है. अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3.
स्टेप नंबर 3 में कंसीडर क्वाड्रिलेटरल AQDR, क्वाड्रिलेटरल AQDR। अभी इस क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स होंगे उन 4 एंगल का सम तो 360 होगा। सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बट अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, तो एंगल AQD 90 डिग्री। सिमिलरली NRD भी एक नॉर्मल है, का मतलब ये भी सरफेस AC को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एंगल ARD इज आल्सो 90 डिग्री। तो इन दिस क्वाड्रिलेटरल AQD एंगल एंड एंगल ARD ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। Therefore, the sum of other two angles, अगर दो एंगल 90 डिग्री ईच है तो बाकी दो एंगल का सम होना चाहिए 180। का मतलब एंगल A प्लस एंगल QDR मस्ट बी इक्वल टू 180। सिंपल ज्योमेट्री है। तो इन क्वाड्रिलेटरल AQDR, एंगल AQD is 90, angle ARD is also 90. Therefore, angle A plus angle QDR is equal to 180 because total angle has to be 360. तो अगर दो एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम तो 180 हो गया, तो बाकी दो एंगल का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 4। Then we consider triangle QDR. Triangle QDR. Triangle QDR. In a triangle, sum of the three angle is 180 degree. So in triangle QDR, I can say angle R1 plus angle R2 plus angle QDR must be equal to 180. Sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree. Equation number 5. Now we equate 4 and 5. Equate करो, equation 4 and equation 5 को equate करो। तो अगर ये वैल्यू सेम है, ये एंगल भी सेम है, का मतलब A मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना। ये सेम है, ये सेम है, तो फिर ये और ये भी सेम होना चाहिए। दैट मींस आई कैन से A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इवन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म रिफ्रैक्शन में ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपको मेमोराइज करना है। A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 का मतलब डायग्राम में देखो, एंगल ऑफ द प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ द प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। लेट अस प्रोसीड फर्दर। इन ट्रायंगल EQR, नाउ वी कंसीडर ट्रायंगल EQR। ट्रायंगल EQR अगर कंसीडर करेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए डेल्टा बिकम्स एक्सटीरियर एंगल। तो this angle delta will act as exterior angle of triangle EQR. So we apply the property of exterior angle. The exterior angle equals to sum of the remote interior angles. इसका मतलब डेल्टा is equal to angle EQR plus angle ERQ. देखो अभी ये एंगल कितना होगा, EQR कितना होगा। अगर ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल I होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। और I में से अगर ये R1 है तो रिमेनिंग होगा I माइनस R1। सिमिलरली अगर ये एंगल E है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी E होगा, दैट मींस दिस एंगल इज E। एंड अगर इस E में से अगर ये R2 है तो रिमेनिंग हैज टू बी E माइनस R2। तो इन वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। EQR कितना है, I माइनस R1, और ERQ कितना है, E माइनस R2। तो डेल्टा इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I प्लस E माइनस R1 एंड माइनस R2। देन वी टेक माइनस साइन आउटसाइड, इसमें से निगेटिव साइन कॉमन ले लो, ब्रैकेट में R1 प्लस R2। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 R1 प्लस R2 इज A। तो R1 प्लस R2 को A से रिप्लेस करो तो दिस इज A, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 दिस इज A। फिर निगेटिव A को यहां पे ट्रांसफर किया तो वी गेट द फॉर्मूला A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E। इवन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन।
तो जैसे प्रिज्म रिफ्रैक्शन में A इक्वल टू R1 प्लस I2 होता है, वैसे प्रिज्म रिफ्रैक्शन में A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E होता है. लेट अस कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 7. तो डायग्राम में देखो A प्लस डेल्टा का मतलब इन दो एंगल का सम इज इक्वल टू I प्लस E. तो सम ऑफ दिस टू एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन. तो इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. अभी इक्वेशन 7 तक आप वीडियो को पॉज करो. यहां पे बच्चों वीडियो को पॉज करो और ये पूरे स्टेप्स आपके नोटबुक में नोट डाउन कर दो. हम लोग कहां तक आ गए? इक्वेशन नंबर 7 तक आ गए. अभी इसके बाद हम लोग डेरिवेशन को और आगे प्रोसीड कर लेंगे. में we'll see the graph, या relation between angle of deviation and angle of incidence. Relation between angle of deviation and angle of incidence, या graph between delta versus I. तो angle of deviation delta को y axis पे लिया और angle of incidence I को लिया मैंने x axis पे. तो delta versus I का ग्राफ, डेल्टा और I का ग्राफ. एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग 0 से 90 डिग्री तक वेरी करेंगे, बिकॉज ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा और उसका मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होगा. I 0 कब होगा? जब ये इंसिडेंट रे ऐसे आएगा अलोंग द नॉर्मल. तो अगर ये PQ ऐसे आता तो I 0 होता, और I 90 डिग्री कब होगा? जब ये इंसिडेंट रे ऐसे प्रिज्म सरफेस को ग्रेस करके आता ऐसे, तभी I होता 90 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चेंज होगा. मिनिमम 0, मैक्सिमम 90 डिग्री. तो यहां पे I 0 है तो 0 के बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री अप टू 90 डिग्री तक हम लोग जाएंगे. बट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, का मतलब ये जो PQ होगा ये ऐसे मूव करेगा यहां से यहां तक, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा. Like this. So when angle of incidence increases, experimentally it is observed that angle of deviation first decreases. का मतलब पहले डेल्टा डिक्रीज करेगा, then डेल्टा becomes minimum and उसके बाद डेल्टा इंक्रीज होना शुरू करेगा. तो when angle of incidence increases, angle of deviation first decreases, becomes minimum and then it goes on increasing. और डेल्टा का वैल्यू यहां पे मिनिमम हो गया. दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा एम. इसका सिंबल होगा डेल्टा एम. यहां पे एम का मतलब मिनिमम, एंड डेल्टा एम इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन. एंड जब भी डेल्टा मिनिमम होगा इस स्टेज पे आई का वैल्यू जो होगा ना इस स्टेज पे वो ई के बराबर होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. बट ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा व्हेन डेल्टा होगा मिनिमम. तो व्हेन डेल्टा इज मिनिमम I इक्वल्स टू E. दैट मींस डायग्राम में जब भी डेल्टा मिनिमम होगा तभी ये दो एंगल सेम होंगे. दीज टू एंगल आर नॉट ऑलवेज इक्वल. I और E इक्वल कब होंगे? जब भी डेल्टा मिनिमम होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो अभी अपना जो नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा वो मिनिमम डेविएशन पोजीशन का होगा. अवर नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर मिनिमम डेविएशन पोजीशन. का मतलब इस पोजीशन पे हम लोग कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करेंगे. तो एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन डेल्टा बिकम्स डेल्टा एम. का मतलब डेल्टा बिकम्स मिनिमम. एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन I बिकम्स E. का मतलब I इक्वल्स टू E होगा. अभी इक्वेशन है ना, अगर I इक्वल्स टू E होगा तो R1 R2 भी सेम होगा, है ना. अगर ये दो एंगल सेम होंगे, का मतलब अगर I और E सेम होंगे तो R1 R2 भी सेम ही होंगे. एंड इफ R1 R2 आर सेम, why to call them R1 and R2? we'll simply call them R. तो R1 R2 अगर इक्वल होंगे तो दोनों वैल्यू R के बराबर होंगे. लेट अस कॉल देम R. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन 7 था A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E. रिकॉल करो इक्वेशन 7 क्या था?
तो इक्वेशन 7 था a प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई। अभी मैंने डेल्टा को लिखा डेल्टा m और e को लिखा I बिकॉज I और e तो सेम है। नाउ I प्लस I बिकम्स 2I, देयरफॉर I बिकम्स a प्लस डेल्टा m बाय 2। ये 2 यहां पे डिवाइड कर दो तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन। ये जो फॉर्मूले है ये सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए है। Remember, these set of formulae are applicable only when delta is minimum, का मतलब minimum deviation position। तो at minimum deviation angle of incidence कितना होता है? A plus delta m upon 2 होता है। Similarly, from equation number 6, बच्चों इक्वेशन 6 क्या था? A equals to R1 plus R2 था। इक्वेशन 6 था A equals to R1 plus R2, बट यहां पे R1 R2 इक्वल है तो R1 को भी R लिखा, R2 को भी R लिखा, तो R प्लस R जगह 2R। इसका मतलब मिनिमम डेविएशन पे A हो जाएगा 2R बिकॉज ये दोनों एंगल सेम होंगे तो A बिकम्स 2R एंड देयरफॉर R विल बी इक्वल टू A बाय 2। तो मिनिमम डेविएशन पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A बाय 2 होगा। का मतलब ये जो दो एंगल होंगे ना ये A बाय 2 हो जाएंगे बिकॉज दोनों इक्वल होंगे तो A बाय 2 हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो I और R के फॉर्मूले है ये सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए ही है। तो एट मिनिमम डेविएशन देखो व्हाट आर द डिफरेंट कंक्लूजन्स। व्हेन डेल्टा इज मिनिमम I इक्वल्स टू E, R1 इक्वल्स टू R2, I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M बाय 2 एंड R इक्वल्स टू A बाय 2। तो दिस रिजल्ट आर एप्लीकेबल ओनली एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अभी एक लास्ट फॉर्मूला, नाउ वी कम टू प्रिज्म फॉर्मूला। तो नाउ वी से फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर हम लोग इक्वेशन 3 रिफर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव म्यू जी ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। ये इक्वेशन 3 था। म्यू जी ए इज साइन आई अपॉन साइन R1। तो नाउ विल गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एट मिनिमम डेविएशन। अभी हमको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एट मिनिमम डेविएशन साइन आई बाय साइन R1। अभी हम लोग I को लिखेंगे A प्लस डेल्टा M बाय 2, R1 को लिखेंगे A बाय 2 बिकॉज R1 इक्वल्स टू R है और R इक्वल्स टू A बाय 2 है। तो फिर यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1, बट R1 कितना है? A बाय 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू जी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ A बाय 2। ये हो गया I का वैल्यू, ये हो गया R1 का वैल्यू। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। ये जो मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखा है इसको बोलेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली एट मिनिमम डेविएशन। का मतलब जब भी डेल्टा होगा मिनिमम। In fact, all these formulae are applicable only at minimum deviation position only. So what is prism formula? Mu is equal to sin A plus delta M by 2 upon sin of A by 2, where A is refracting angle and delta M is called angle of minimum deviation. इस formula को भी आपको memorize करना है and this formula is prism formula. तो ये हो गया कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया एंड बच्चों व्हाट इज प्रिज्म फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाय 2। दैट वाज प्रिज्म फॉर्मूला। अभी रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का एक और टॉपिक हमको स्टडी करना है। प्रिज्म डिफ्रैक्शन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बट एक स्पेशल टॉपिक हमको स्टडी करना है। प्रिज्म में एक स्पेशल कैटेगरी होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है एंड दैट प्रिज्म इज कॉल्ड थीन प्रिज्म।
तो थीन प्रिज्म एक स्पेशल टाइप होगा प्रिज्म का। और थीन प्रिज्म स्टडी करने के बाद अभी हमारे प्रिज्म रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा, इसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट के जितने भी हमारे फॉर्मूले होंगे, ऑल द फॉर्मूले आर बेस्ड ऑन थीन प्रिज्म का मतलब थीन प्रिज्म के कंसेप्ट के ऊपर ही हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट आगे स्टडी करने वाले हैं। तो थीन प्रिज्म एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होगा, एज द नेम सजेस्ट, थीन प्रिज्म। तो व्हाट इज थीन प्रिज्म? एक प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल स्मॉल होगा। अ प्रिज्म हैविंग स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। इट्स अ एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो जिस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल स्मॉल होगा, कितना स्मॉल होगा? लेस देन 10 डिग्री। ये जो ए होगा ये लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए। तो जिस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री होगा, सच प्रिज्म इज कॉल्ड थीन प्रिज्म। एक बात को बच्चों आप ध्यान रखो कि प्रिज्म में एक एंगल स्मॉल होगा, इसका मतलब यह नहीं कि तीनों के तीनों एंगल स्मॉल होंगे। तीनों एंगल तो एक साथ स्मॉल नहीं हो सकते, सिर्फ एक एंगल स्मॉल होना चाहिए। कौन सा एंगल? रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो स्मॉल होना चाहिए। अदर टू एंगल ऑब्वियसली लार्ज होंगे, बिकॉज अगर ये स्मॉल होगा तो अदर टू एंगल हैज टू बी लार्ज, बिकॉज तीन एंगल का सम तो 180 होना ही चाहिए। तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव एंगल स्मॉल होगा, लेस देन 10 डिग्री होगा, अदर टू एंगल जो होंगे दे आर लार्ज। तो जिस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल स्मॉल होगा, सच प्रिज्म इज कॉल्ड थीन प्रिज्म। तो थीन प्रिज्म के लिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल होगा। एंड व्हाट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन? जब भी एंगल थीटा स्मॉल होता है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है जब एंगल स्मॉल होता है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो प्रिज्म रिफ्रैक्शन के जो फॉर्मूले थे वो हम लोग थीन प्रिज्म के लिए मॉडिफाई करेंगे। देखो प्रिज्म रिफ्रैक्शन में अपना पहला फॉर्मूला ये था, रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी। तो सरफेस ए बी के रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था? म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन R1। दिस वाज रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी। बट हम लोग थीन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं, तो वी कैन अप्लाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो साइन I is approximately equal to I and sin R1 is approximately equal to R1. This is small angle approximation. Sin I को I assume किया, sin R1 को R1 assume किया. So we get the formula mu is equal to I by R1. Mu is equal to I upon R1. So I is equal to mu into R1. तो I कितना मिला? Mu R1 मिला thin prism के लिए. This is only for thin prism. Then we come to refraction at surface AC. तो for refraction at surface AC formula होगा mu is equal to sin E by sin R2. This is the formula for refraction at surface AC. Mu is sin E by sin R2. Again we apply small angle approximation. तो sin E approximately equal to E, sin R2 approximately equal to R2. तो we get mu equals to E by R2. अगर म्यू होगा E by R2 तो E होगा म्यू इंटू R2। ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस का फॉर्मूला। तो थीन प्रिज्म के लिए I होता है म्यू R1, थीन प्रिज्म के लिए E होता है म्यू R2। नाउ प्रिज्म रिफ्रैक्शन में हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था। प्रिज्म रिफ्रैक्शन में A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, ये भी फॉर्मूला में डिराइव किया था। अभी ये फॉर्मूला थीन प्रिज्म के लिए अप्लाई करो। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ये A यहां पे ट्रांसफर कर लो एंड देन सब्स्टिट्यूट I का वैल्यू। I कितना है? म्यू R1। E कितना है? म्यू R2। I और E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। टेक म्यू कॉमन, R1 प्लस R2। व्हाट इज R1 प्लस R2? A होता है, ये भी हमने प्रिज्म रिफ्रैक्शन में स्टडी किया था। A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। तो इस R1 प्लस R2 को A लिख दिया। तो डेल्टा इक्वल्स टू म्यू A माइनस A हो गया। टेक A कॉमन, म्यू माइनस 1 हो गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज A इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस 1।
बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थिन प्रिज्म. ये नॉर्मल प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर नॉर्मल प्रिज्म. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थिन प्रिज्म. So for thin prism, angle of deviation delta is A into mu minus 1. What is A? Refracting angle of the prism. And what is mu? Refractive index of the prism. And here we observe that angle of deviation of a thin prism does not depend upon angle of incidence. Thin prism का जो angle of deviation है वो सिर्फ A और mu पे डिपेंड करेगा. ये angle of incidence पे साथ वेरी नहीं करेगा. And if delta is independent of angle of incidence, का मतलब angle of incidence कुछ भी होने दो, डेल्टा जो है वो तो सेम ही रहेगा. किसके लिए? थिन प्रिज्म के लिए. बाकी अगर नॉर्मल प्रिज्म होगा तो डेल्टा आई के साथ वेरी करेगा. ये हमने ग्राफ में देखा था. थिन प्रिज्म का जो डेल्टा होता है उस पर तो आई है ही नहीं. देखो फॉर्मूला क्या है डेल्टा का? A इंटू म्यू माइनस 1. सो डेल्टा डज नॉट डिपेंड अपॉन आई. इसका मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा विल बी सेम. तो थिन प्रिज्म में डेल्टा जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी होता है. तो थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम. और डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है थिन प्रिज्म के लिए? A इंटू म्यू माइनस 1. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म.